आज कांग्रेस की लिस्ट आएगी, तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले दे दें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक चल रही है। सब कमेटी के सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही प्रभारी दीपक बाबरिया समेत कांग्रेस के कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। देखिए, लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर बैठक में मंथन। आज कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो आ सकती है। बैठक के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। तो लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर बैठक में मंथन चल रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो बैठक के बाद जारी हो सकती है। तो लिस्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सब कमेटी की बैठक जारी है। अब देखिए, उम्मीदवारों पर मंथन हो रहा है और इस बैठक में दीपक बाबरिया समेत कांग्रेस के कई नेतागण मौजूद हैं। तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर ये बड़ी जानकारी दे रही है। ये भी बता दें कि सब कमेटी के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री इस बैठक में मौजूद हैं। तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर एक बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। तो कांग्रेस उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो आज आ सकती है और ये भी बताएं कि सब कमेटी के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को और उसके बाद ही उम्मीदवारों की जो सूची है, यानी कि बैठक के बाद जो सूची है उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो बैठक के बाद ही जारी होगी। तो लिस्ट को लेकर लगातार इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये बैठक जारी है। आपको हम उम्मीदवारों की लिस्ट में कौन कौन से संभावित नाम हैं ये भी दिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि बैठक की पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर हम सुबह ही बात कर रहे थे कि आज आ सकती है। क्या माना जाए इस बैठक के बाद, जो ये बैठक चल रही है इसके बाद कांग्रेस की जो लिस्ट है वो आउट हो सकती है? जी साधना, बिल्कुल सुबह ही नहीं, लगातार कई दिनों से तमाम सियासी गलियारों में और तमाम, अगर बात करें हरियाणा न्यूज के तकरीबन हर कार्यक्रम में इस बात की चर्चा हुई है कि आखिरकार हरियाणा कांग्रेस अपनी जो सूची है वो कब हरियाणा में उम्मीदवारों की निकालने जा रही है। और हर दिन ऐसा होता है कि आज सूची निकाली जा रही है, आज उम्मीदवार फाइनल कर दिए जाएंगे और उसमें फिर कोई बदलाव आ जाता है। लेकिन आज जो है वो महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो उप समिति बनाई गई थी मधुसूदन शास्त्री के साथ सलमान खुर्शीद उसमें शामिल थे, दीपक बाबरिया भी वहां थे, तो वो एक सूची उसमें फाइनल की गई है। उम्मीदवारों के नाम जो है वो एक पूरा पैनल, फाइनल पैनल जिसे कहा जा रहा है, वो बनाकर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया गया है। उनके घर पर यह आवास पर एक बैठक चल रही है जिसमें यह उप समिति के जो बनाई गई थी उसके सदस्य मौजूद हैं और उन्होंने वो जो रिपोर्ट है अपनी जो पूरी जो पैनल की लिस्ट वो सौंप दी है। और देखने वाली बात है कि उसके बाद जो है ये ऐलान कब तक होता है, क्योंकि इंतजार की घड़ियां लंबी तो होती है लेकिन इतनी लंबी हो जाएगी यह किसी ने सोचा नहीं था। और यही वजह है कि न केवल जनता इंतजार कर रही है उम्मीदवारों का, बल्कि जो अगर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में वे भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उनका मुकाबला किससे होने जा रहा है, क्योंकि अभी वे भी संशय में है और वो एक तरफा बैटिंग किए जा रहे हैं, कोई सामने आ नहीं रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा संशय का माहौल है, असमंजस का माहौल है और वो देखिए आज दूर हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आज की बैठक के बाद निर्णय हो जाएगा कि आखिरकार हरियाणा की 9 सीटों पर कांग्रेस अपने कौन से उम्मीदवार उतारने जा रही है। जी साधना, बिल्कुल। अमित, आप बने रहिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका राजेंद्र जी।
और दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री भी जुड़ गई हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर एक जो बैठक चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, क्या माना जाए आज लिस्ट आउट हो सकती है? क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आज लिस्ट आउट होगी, आज लिस्ट आउट होगी, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिरकार कब लिस्ट आउट होगी। देखिए, कांग्रेस के कैंडिडेट्स के चयन के मामले में तो आजकल करते हुए और करीब जो है मुझे लगता है कि 1 महीने का समय निकल गया और लिस्ट नहीं आई। तो अब मुझे लग रहा है कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत फाइनल स्टेज पर आ चुकी है, क्योंकि सब कमेटी गठित हुई थी, फिर उसमें मतभेद हो गए, फिर दोबारा मंथन हुआ, फिर उन्होंने कहा कि भाई फाइनल करने के लिए खड़गे साहब को सौंप दिया जाए, ताकि कोई भी ग्रुप अगर कोई आपत्ति किसी को लेकर करता है तो वो खड़गे जी फैसला करेंगे और नीचे के लेवल पर जो है ना किसी तरह की कोई चीजतान नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि आएंगे, क्योंकि अब वो तो कांग्रेस में बहुत कुछ देख चुके हैं। कांग्रेस उन्होंने सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देख लिया कि उन पर वो कैंडिडेट जो घोषित हुए हैं भाजपा की ओर से, उनको लेकर आम मतदाता की क्या प्रतिक्रिया है, किसानों की क्या प्रतिक्रिया है, सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। अब मैं समझता हूं कि इस स्टेज पर कांग्रेस को अपनी लिस्ट जारी करना चाहिए, ताकि जो है उनको भी, जो उनके प्रत्याशी हैं, उनको भी चुनाव मैदान में अपने तरीके से आगे बढ़ने का अवसर मिले। अगर वो इस तरह से ही लंबा खींचते रहेंगे तो आखिर में फिर उनको चुनाव प्रचार और लोगों के बीच में जाने और मुद्दों को समझने के लिए समय कम मिलेगा। अभी तो देखना है कि कौन क्या, अभी तो 3 सीटों के लिए लंबे समय से ये माना जा रहा था कि तो नाम फाइनल हो चुके हैं। सिरसा से शैलजा जी का नाम हो चुका है, और वो तो ये जो 3 सीटों का जो माना जा रहा था, रोहतक से तो वो है दीपेंद्र हुड्डा का माना जा रहा था कि भाई उनका भी नाम फाइनल हो चुका है। तो अब देखते हैं कि लिस्ट में क्या निकल कर आता है। जिस तरह से चर्चाएं हो रही थी, इजहार का कह रहे थे ब्रजेंद्र सिंह जी को ही दे दिया जाएगा टिकट, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है। लेकिन अब देखना ये है कि आखिर में लिस्ट फाइनल होके किस किस के नाम आते हैं, कौन कहाँ से कैंडिडेट बनाया जाता है, तो उस तरह से मुकाबले तय होंगे और तभी पता चल पाएगा। ऑब्जर्वर भी तभी तय कर पाएंगे कि क्या स्थिति बनने वाली है और हरियाणा में क्या 10 की 10 सीटें मिलने जा रही है, या फिर कोई मुकाबले में है, या कुछ विपक्ष को भी कोई सीट मिल सकती है। अभी राजस्थान में बताया जा रहा है कि राजस्थान में मतदान हुआ है, तो जिस तरह बताया गया 25 में से कोई 5-6 सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में आएगी, और उन्होंने इस तरह से रणनीति अपने कैंडिडेट से तय की कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के मुकाबले में आएगी। तो देखते हैं कि हरियाणा में किस तरह के प्रत्याशी आते हैं और वो किस तरह से मुकाबला तय करते हैं। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी। राजेंद्र जी, आप बने रहिए। दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री भी लगातार बनी हुई है। अपराजिता, फिलहाल बैठक में क्या चल रहा है? बिल्कुल साधना, इस बैठक में फिलहाल दीपक बावरिया प्रभारी पहुंच चुके हैं, सलमान खुर्शीद इस बैठक में पहुंच चुके हैं। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि सलमान खुर्शीद और दीपक बावरिया के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। यानी बहुत इंटेंस बैठक हुई थी आईटीसी मुख्यालय से लेकर, उसके बाद फिर हुड्डा आवास से बैठक हुई थी, उसके बाद फिर वापस से सलमान खुर्शीद और सभी सब कमेटी ने बैठक की थी। तमाम रिपोर्ट को मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने पेश किया जा चुका है और उम्मीद लगा सकते हैं कि आज संभवतः सूची जारी कर दी जाएगी सभी 9 उम्मीदवारों को लेकर। आज सूची जारी कर दी जाएगी, आखिरी मोहर आज मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा लगा दिया जाएगा। करीब आधे घंटे हो चुके हैं, सलमान खुर्शीद और दीपक बावरिया उनके आवास पर पहुंच चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, उनको रिपोर्ट पेश किया जा रहा है। जो भी डिस्कशन हुए हैं, चर्चाएं हुए हैं उम्मीदवारों को लेकर, सभी तमाम चीजें आज उन्हें पेश की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि कितने नामों पर मोहर लगाई जाएगी। हालांकि सूत्रों की माने तो संभवतः सभी 9 उम्मीदवारों को लेकर आज सूची जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, आपने भी जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और दीपक बावरिया यानी कि प्रभारी से बात भी की थी इस सूची को लेकर, उनका भी यही कहना था कि उम्मीदवारों की जो सूची है वो जल्द ही जारी हो जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या किसी चीज का इंतजार किया जा रहा है? हालांकि सब कमेटी की बैठक भी हुई, रिपोर्ट भी जो सौंपी जानी थी अध्यक्ष को, वो लेट क्यों सौंपी गई? बिल्कुल, देखिए अध्यक्ष को रिपोर्ट लेट की गई है, उसके लिए कोई और रीजन नहीं है, बल्कि क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में अवेलेबल नहीं थे, समय नहीं था, इस वजह से रिपोर्ट भेजी नहीं जा सकी। अगर मैं बात करूं, जिस दिन बैठक हुई थी, लगातार सुबह से लेकर शाम तक बैठक हुई थी, उस रिपोर्ट को संभवतः शाम में उन्हें पेश किया जाना था, मल्लिकार्जुन खड़गे को पेश किया जाना था। हालांकि उनकी फ्लाइट में कुछ देरी हो गई, जिसकी वजह से वो काफी देर नई दिल्ली पहुंचे थे, जिसकी वजह से रात को उन्हें रिपोर्ट नहीं पेश किया गया। कहा जा रहा था संभवतः कल सुबह होकर पेश किया जाएगा, हालांकि उनका बिहार दौरा था, जिसकी वजह से उन्हें पेश नहीं
नहीं किया गया। अब आज का उन्हें समय दिया गया था तो आज उस रिपोर्ट को पेश किया जा रहा है। वही अगर मैं बात करूं कि सूची को लेकर देरी क्यों जा रही है, तो लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि किस तरीके से सहमति नहीं बन पा रही है। करीब कई लोकसभा सीटें हैं जिसका सहमति बनती भी नजर नहीं आ रही है। 3 लोकसभा सीटों पर कहा जा रहा है कि सहमति बन चुकी है, उम्मीदवारों के नाम सामने लगभग आ चुके हैं, तय किए जा चुके हैं, बस मल्लिकार्जुन खड़गे की मोहर लगाने भर की देरी है। वही बाकी 6 उम्मीदवारों के वो नाम है, वो सीट है जिस पर सहमति बनती थी, हालांकि अब तक नजर नहीं आ रही थी। हालांकि अब उम्मीद लगाई जा रही है कि संभवतः अब सहमति बनती भी नजर आई, क्योंकि करीब काफी बैठकें हुई हैं, एवं सुगम तरीके से बैठक की गई है। और बिल्कुल मैं जरूर साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि किस तरह से सहमति बनती भी नजर नहीं आ रही थी, वहां पे कोई रिबेल ना कर दे। इस दौरान सीटों को लेते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंटरवीन किया है। वही अगर मैं बात करूं तो कहा जा रहा है कि दीपक बावरिया ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी, इन चीजों को लेकर डिस्कशन किए गए थे, तो किसी तरीके की कोई बात ना हो जाए, किसी तरीके से कोई तकलीफ प्रॉब्लम ना हो जाए, मन मुटाव ना हो जाए, इस तरीके से हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, डिस्कशन किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से कोई चूक ना रह जाए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। और जिताऊ उम्मीदवारों को वोट डालना चाहते हैं कि किसी तरीके की कोई परिस्थिति उत्पन्न ना हो जाए। तो संभवतः आज कह सकते हैं कि जो देरी है, जो इंतजार है हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर, संभवतः आज खत्म होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। प्राजिता, आप बने रहिए, अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित देखिए, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार किस प्रकार से जनसभाएं कर रही है और बैठकें भी लगातार जारी है, यानी कि चुनावी मैदान में उतरी हुई है। एक पार्टी तो चुनावी मैदान में उतरती है, दूसरी जो पार्टी है वो बैठकों पे बैठकें कर रही है, बैठकें भी कर रही है। सीसी की बैठक हुई, बेनतीजा रही। सब कमेटी की बैठक हुई, उसमें भी कुछ भी नतीजा नहीं निकला। यानी कि बैठकों पे बैठकें की जाती हैं लेकिन नतीजा कोई नहीं निकलता है। बैठकों के बाद सिर्फ यही कह दिया जाता है कि उम्मीदवारों की जो सूची है वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी। निश्चित रूप से साधना, एक तरफ अगर कांग्रेस की स्थिति देखें तो बैठक दर बैठक उनकी प्रक्रिया चल रही है, और दूसरी ओर भाजपा की स्थिति देखें तो वहां प्रचार दर प्रचार आगे बढ़ा जा रहा है। तो एक तरह से प्रचार की दृष्टि से देखा जाए और उम्मीदवारों के ऐलान की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शुरुआती बढ़त बना रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कमर कसे हुए अपने उम्मीदवारों को जीत दिलवाने के लिए, और 10 सीटों पर देखिए वो जिस प्रकार से विजय संकल्प रैली का आयोजन कर रहे हैं, तो उनसे लग रहा है कि उन्होंने आक्रामक रुख शुरू से ही अपना रखा है। लेकिन दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करें, अब तक वहां बैठकों का दौर चल रहा है, कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा। दरअसल कांग्रेस को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। एक तो अपनी अंतर्कलह को थामना है, गुटबाजी है, धड़ेबंदी है, उसको रोकना है, और दूसरी ओर जब ग्राउंड में उम्मीदवार उतर जाएंगे तो उस सामने वाले जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार है उससे भी प्रभावशाली लड़ाई लड़नी है। यह बात ठीक है, अभी अपराजिता श्री भी कह रही थी कि जिताऊ उम्मीदवार होने चाहिए, और इसी पर मंथन चल रहा है। हर पार्टी चाहती है कि जिताऊ उम्मीदवार होने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के मामले में है कि वहां जो धड़ेबंदी है उसमें जिताऊ उम्मीदवार कई बार पीछे रह जाता है और कोई एक धड़ा जो है वो हावी हो जाता है। तो इस बार जो है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व धड़ेबंदी पर किस प्रकार लगाम लगाता है, गुटबाजी पर किस प्रकार लगाम लगाता है, और जो वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई कांग्रेस में लगातार कई सालों से चली आ रही है, उस पर कैसे लगाम लगाता है, ये बड़ी चुनौतियां हैं। और देखिए जिस प्रकार की चर्चा भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी राजेंद्र जी भी कर रहे थे कि कैसे देखिए कि नाम फाइनल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नाम फाइनल नहीं हुए, 4-5 सीटों पर नामों पर सहमति बनी है, लेकिन वो भी गुटबाजी के चलते उन नामों का भी ऐलान नहीं हो पा रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि एक साथ सूची आएगी, लेकिन जब उदय भान जी का बयान आया, उनका यह कहना था कि अभी हो सकता है कि 4-5 का नाम का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन अब टाइम जो है वो काफी आगे निकल चुका है। तो ऐसे में कांग्रेस को एक साथ जो है अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देना चाहिए। हालांकि देखिए सिरसा के मामले में कुमारी शैलजा का नाम जो है वो फाइनल लगभग हो चुका है और उस पर सहमति भी बन चुकी है। अंबाला में वरुण चौधरी का नाम है, और देखिए जो अगर हिसार की बात करें तो विजेंद्र सिंह का नाम लगभग तय है। रोहतक में हुड्डा परिवार का ही कोई सदस्य लड़ेगा, चाहे दीपेंद्र हो या कोई और हो, ऐसा कहा जा रहा है। और करनाल को लेकर, गुरुग्राम को लेकर और जो भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर श्रुति चौधरी का और जो रावदान सिंह का नाम जो चर्चा में था, ऐसा लग रहा है कि श्रुति चौधरी पीछे रह गई है और रावदान सिंह का नाम आगे चल रहा है।
और फरीदाबाद को लेकर भी जो करण दलाल का नाम चर्चा में था, उधर से महेंद्र प्रताप पूर्व मंत्री हैं, उनका भी नाम था। तो देखने वाली बात है इस सारी कश्मकश में, और करनाल को लेकर भी अभी एक सहमति नहीं बन पा रही है। कभी बुल्ले शाह का नाम आ जाता है, कभी मराठा वीरेंद्र का नाम आ जाता है, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी का नाम चलता है, कुलदीप शर्मा का नाम चलता है। तो ऐसे में नाम चलने का यह दौर चल रहा है लगातार। लेकिन आज लगता है कि कुछ निर्णय लेकर ही मल्लिका अर्जुन के घर से उठेंगे। जो सब उप समिति जो बनाई गई उसके सदस्य, जो लिस्ट दे दी गई है उसके नाम जो है वो ऐलान हो जाएगा, और आज निश्चित रूप से ऐलान हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, ये तो इंतजार ही रहेगा कि कब तक सूची जो है वो आउट हो सकती है। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। अगर इन सारी चीजों में देरी होती है, अगर सूची लेट आती है, तो इसका जो प्रभाव है चुनावों के वक्त कितना ज्यादा देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से कैंडिडेट को आम मतदाता के बीच में पहुंचना चाहिए, गांव-गांव पहुंचना चाहिए, तो उसके लिए जितना वक्त उसको मिलने चाहिए उतना मिलेगा नहीं। ये एक समझने की बात है। कई बार जब गुटबाजी की बात चलती है कि गुटबाजी है तो क्या हुआ, तो दूसरा गुट भी पार्टी का प्रचार कर रहा है, लेकिन ये है कि गुटबाजी की ये नुकसान है, ये गुटबाजी की जो खींचतान है उसकी वजह से लिस्ट फाइनल नहीं हो पा रही, और बैठ के हो रही है। और सब कमेटी, अरे जब केंद्रीय चुनाव समिति बनी हुई है फिर उसमें सब कमेटी की क्या जरूरत थी? तो सब कमेटी बनाई गई, फिर वो मंथन करेगी, फिर खड़गे जी से फाइनल करवाएगी, फिर खड़गे जी बाहर थे, वो नहीं आ पाए, तो उसमें टाइम लग रहा है। मैं समझता हूं कि इस तरह की टाइम पास की राजनीति कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचानी। और हम तो इस नजरिए से बात कर सकते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत रहना है तो एक विपक्ष भी होना चाहिए, ताकि जो सत्ता पक्ष को चुनौती दे या आईना दिखाए। और जब दोनों दल और दूसरे तीसरे दल एक दूसरे को आईना दिखाते हैं, मैं समझता हूं तभी लोकतंत्र की मजबूती हासिल होती है और तभी उसमें एक शुद्धता आती है। अब ये कांग्रेस की जो आंतरिक कमजोरियां है, क्या दीपक बावरिया जो प्रभारी हैं उनको पता नहीं कि कहा किसकी स्थिति मजबूत है? और मैं समझता हूं कि जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाना चाहिए। नहीं तो अब तो यहाँ ये है कि चुनाव के बाद भी जो है दल बदल और तमाम तरह की जो है वो सेंधमारी शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में टिकाऊ और जिताऊ कैंडिडेट का खोजना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस लगातार संघर्ष की स्थिति में और हाशिए पर है। उसको मेन स्ट्रीम में आना है अभी राजनीति के, तो उनको जल्दी से फाइनल करना चाहिए। फिर मैं समझता हूं कि अगर ये गुटबाजी इस तरह से आती रही और कैंडिडेट की लिस्ट लेट होती रही तो प्रभारी का क्या रोल है? फिर प्रभारी के होने का मतलब क्या है? प्रभारी निष्पक्ष तरीके से देखे कि पार्टी का फायदा कहाँ है, उसको ये तय करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस बीच यहाँ तो ये भी चीज देखने को मिल रही है कि कांग्रेस के खुद के ही जो दिग्गज नेता हैं वो ही चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है। नहीं, देखिए ये तो है। वैसे हुड्डा साहब का तो बताते हैं कि आला कमान के लेवल पर ही फाइनल हो गया कि क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है इसलिए नहीं लड़ेंगे। चलिए वो तो समझ में आता है, पर बाकी लोग अगर इस तरह से जीत चुरा रहे तो कांग्रेस जो आला कमान है उसको तैयार करना चाहिए ना कि वो क्यों नहीं लड़ रहे। ये है, चुनाव लड़ाने के लिए सबको तैयार किया जाए। अब इन्होंने तो आवेदन मांग लिए थे पहले तो जो है अजय यादव कह रहे थे, वो इंकार कर रहे थे कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं लड़ूंगा नहीं, ये आवेदन मांगे गए और ये क्या कोई प्रक्रिया है, उन्होंने उसी को चुनौती दे दी थी। तो अब ये है कि आला कमान को देखना चाहिए, आवेदन मांगे गए तो उस आवेदनों का क्या हुआ, उनका डिस्पोजल किस तरह से हुआ। फिर ये है कि गुटबाजी, फिर लिस्ट तैयार हो रही है, वो लगातार मतलब उलझाने वाला मामला, और जो लाइन बताई जाती है मैं समझता हूँ पार्टी उस लाइन पर आगे बढ़ती नहीं। बिल्कुल राजेंद्र जी, मैं लौटूंगी। अमित लगातार हमारे पॉलिटिकल एडिटर बने हुए हैं। अमित देखिए, एक ही सीट पर कई दावेदारों ने टेंशन बढ़ा दी है, कई दौर की वार्ता होती है, बेनतीजा रहती है, लेकिन अब जो गुटबाजी चल रही है कांग्रेस में, एसआर के गुट अलग है और हुड्डा गुट अलग है, क्या इसका जो परिणाम है वो जनता को भुगतना पड़ेगा या फिर खुद पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा? जी निश्चित रूप से यह बात है कि कांग्रेस को ही भुगतना पड़ता है जब अंतर्कलह होती है, और खासतौर पर हरियाणा के मामले में स्थिति काफी जो दुर्भाग्यपूर्ण रही है कांग्रेस के मामले में कि यहां गुटबाजी के चलते ही पार्टी आम जनता का विश्वास नहीं जीत पा रही है। एक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वे अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं, वे नहीं चाहते कि कोई दूसरा गुट आकर उनको चुनौती दे,
और इसी के चक्कर में ही देखिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर को पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। उस समय बड़े हालात जो इस प्रकार के बन गए थे, हिंसा भी होने लगी थी। उन तमाम घटनाओं से जो अशोक तंवर चले गए, उसके बाद देखिए कांग्रेस की कमान जो है कभी शैलजा संभालती है, कभी उदयभान संभालते हैं, लेकिन संगठनात्मक तौर पर जो ढांचा है वो खड़ा नहीं होता। एक तरफ तो आप जब आपकी जिस पार्टी से आपकी लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी है, वो पन्ना प्रमुख की इकाइयों का भी देखिए, एक पन्ना 30 मतदाता उस पर होते हैं और वहां एक पन्ना प्रमुख लगाया जाता है। तो कितनी बड़ी एक चुनावी लड़ाई के लिए तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है कि वहां पन्ना प्रमुखों का गठन हो रहा है, इकाइयों का शक्ति केंद्र प्रमुख बन रहे हैं, बूथ पालक बन रहे हैं, और दूसरी ओर आप अपना संगठनात्मक ढांचा खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। तो यह आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसी का खामियाजा जो कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। देखिए 2019 में किस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी चुनावी लड़ाई लड़ी। हिसार में भव्य बिश्नोई जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें तीसरे नंबर पर जमानत गंवानी पड़ी। हालांकि 9 सीटों के मामले में कांग्रेस के लिए सुखद स्थिति रही कि वह दूसरे नंबर पर तो आ गई, लेकिन मार्जिन काफी ज्यादा का था। तो ऐसे में यह खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हरियाणा की जो गुटबाजी है वो नजर आती है, लेकिन वो लगाम लगाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं कर पाते। यही वजह है कि एसआर के गुट यानी रणदीप सुरजेवाला, शैलजा कुमारी, किरण चौधरी का गुट है, वो अपने अलग कार्यक्रम करता है। कांग्रेस की मजबूती की बात अलग है। लेकिन देखिए जब उम्मीदवार जब आएंगे, अभी 1 महीने का समय के करीब जो है वो बचा है, और ऐसे में उम्मीदवार जो आएगा उसे मतदाताओं को भी साधना है, मतदाताओं से संपर्क करना है, पार्टी की घोषणाओं को जनता तक पहुंचाना है, और जो असंतुष्ट धड़े हैं उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करनी है और बताना है कि मैं उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में आ गया हूं। तो ऐसे में बड़ी जो है उसे बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, और फिर रैलियां भी है, रोड शो के जरिए भी मतदाताओं को लुभाना है, तमाम उपाय करने हैं और विपक्षी उम्मीदवार के हमलों से भी बचना है। ऐसे तमाम बातें हैं। तो ऐसे में अब लगता है कि कांग्रेस को काफी देर हो चुकी है, उन्हें अपनी जो है लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर देनी चाहिए। जी साधना। बिल्कुल अमित। राजेंद्र जी, आप क्या मानते हैं कि जो गुटबाजी है कांग्रेस के बीच में, पार्टी जिस प्रकार से कोई फैसला ही नहीं ले पा रही है, अक्सर होता भी यही है कि अगर आपका परिवार एक ना हो तो फैसला जो है वो जल्द आप नहीं ले पाते हैं, क्योंकि परिवार का जो मुखिया है अगर वो मजबूत ना हो तो फैसला जो है वो नहीं लिया जा सकता है, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन एसआर के गुट और हुड्डा गुट की अलग अलग बातें हैं, वो अपना अलग फैसला लेते हैं, वो अपना अलग फैसला लेते हैं। क्यों? इसका जो नतीजा है, क्या कांग्रेस को खुद को ही भुगतना होगा? देखिए पार्टी को ही भुगतना पड़ रहा है। तो मतलब ये है कि कोई रणनीतिक फैसले जो होने चाहिए समय पर वो हो ही नहीं पा रहे। बिल्कुल। अब कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल नहीं हो पा रही। अभी पता चला कि वो श्रुति चौधरी के टिकट पर कोई संकट आ गया या वो उनको टिकट नहीं मिलने की संभावना बन गई, तो किरण जी वहां गई, सोनिया जी से मिल ली। तो अब यही चल रहा है। सवाल ये है कि किसी भी गुट को ये देखना चाहिए कि उनके कैंडिडेट के जीतने की संभावनाएं कितनी है। अगर वो उसमें संभावनाएं कम है तो उन्हें खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए कि भाई ठीक है कि अभी इनको मौका दिया जाए, हम अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। अगर आप पार्टी में सक्रिय हो तो फिर मौका मिलेगा। तो चुनाव तो हर 5 साल में हो रहे हैं, लगातार चल रहा है। विधानसभा के भी होंगे, लोकसभा के चल रहे हैं, अभी इसके बाद विधानसभा के आने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि लोकसभा में सफलता नहीं मिलती तो आप विधानसभा में जाइए, वहां ट्राई कीजिए, तो वहां अपनी दावेदारी कीजिए। तो हो सकता है कि आला कमान या कांग्रेस जो भी है, जो सिस्टम है पार्टी का, वो आपका विचार करे, आपके प्रस्ताव को स्वीकार करे। लेकिन यहाँ इतनी समझदारी है नहीं। एक दूसरे को डाउन करने की जो इनकी होड़ चल रही है उसमें बिल्कुल जो है एक तरह से अंधाधुंध तरीके से चल रही है, जिसमें कोई विवेक का इस्तेमाल, सोच समझ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी को ही नुकसान होता है। तो अब ये नुकसान है जो जितना डिले हो रहा है, उससे जो रणनीतिक खामियां पैदा होंगी, उससे फिर ये होगा कि चुनाव परिणाम पर विपरीत असर पड़ेगी। उसका जो विपक्षी आपका है वो उसका फायदा उठाएगा। बिल्कुल, जो परिणाम आएंगे उसके बाद फिर आप आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो जो अक्सर रहता है, विपक्ष लगाता आया है, उसके बाद वो भी देखने को मिलेगा। वो तो लगातार चलेगा। फिर वो कहेंगे कि ये हमारे कैंडिडेट थे, इनको टिकट नहीं दिया, इनके थे, इनको दे दिया, इसलिए चुनाव हार गए। फिर समीक्षा होने लग जाएंगी। तो ये है, और फिर अल्टीमेटली पार्टी कमजोर होगी।
कांग्रेस के साथ पूरे देश भर में यही हो रहा है। बिल्कुल। या फिर कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कई जगह ये हुआ कि किसी को टिकट नहीं मिल रहा था तो वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब ये तो पार्टी को देखना है कि किसकी योग्यता क्या है, कहाँ से लड़ाना है, और जो पार्टी में भगदड़ मची हुई है उसको कैसे रोकना है। विपक्ष में संघर्ष करने की जो मात्रा है, आप सत्ता में ही क्यों कंफर्टेबल महसूस करते हैं? आप एक लोकतंत्र में एक बड़ी भूमिका लेके बैठे हुए हैं, तो आपको विपक्ष में रहकर भी संघर्ष करना आना चाहिए, और विपक्ष में रहते संघर्ष की जो चुनौतियां हैं वो सब आपको एक तरह से बर्दाश्त करना आना चाहिए। अगर आप यही सोचते रहे कि हम लगातार सत्ता में ही बने रहें और सत्ता में नहीं है तो फिर हम ठीक स्थिति में नहीं है, हम बिल्कुल अनकंफर्टेबल है, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि ये तो यहाँ जो चलता रहता है, कई स्टेट्स में तो अल्टरनेटिव चलता है, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी कांग्रेस, जैसे हिमाचल है, राजस्थान है, तो अब आप वहाँ लगातार अपनी सत्ता कैसे कायम रखेंगे? और फिर ऐसी गुटबाजी में बताते हैं राजस्थान में जो है सचिन पायलट के विरोधी होने की वजह से गहलोत सरकार की हो सकता है वापसी हो सकती थी, लेकिन तमाम सीटें वो हार गई, और उन्होंने अपने से जुड़े हुए जो भी अपने ग्रुप के और अपने समर्थक जो थे मतदाता, उन सबको अपोजिट कर दिया। तो उसका नतीजा ये निकला कि चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी बने रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विश्लेषण करने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।